तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर विपिन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो आज जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8, जिसमें यूनिट नंबर 8 है और इसमें डिफरेंट जो है सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट से रिलेटेड बहुत से टर्म्स दिए हुए हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है मैट्रिक पोटेंशियल। तो मैट्रिक पोटेंशियल है क्या? एंड सो यहाँ पर जो दिया है वो कह रहा है कि द टोटल वाटर पोटेंशियल दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द सॉलिड कोलाइडल मैट्रिक्स ऑफ द सॉइल सिस्टम। आप जब देखते होंगे कि सॉइल में जब फाइनल कोलाइडल प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा होती है तो उसमें वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कोलाइडल प्रॉपर्टी, जैसे फाइनल पार्टिकल्स होते जाते हैं वैसे वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? द पोटेंशियल दैट इज बिकॉज ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल जो आएगी उसे बोलते हैं हम मैट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे आइस है, इसमें आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और उसमें हमने कुछ लिक्विड डाला, ठीक है, और फिर उसको हम किसी स्ट्रॉ के द्वारा उसको हम सक करना चाहते हैं। तो आप देखोगे अभी इसमें से कंप्लीटली ये जो है वाटर आपने सक कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पार्टिकल बड़े थे। अब ये देखिए वही चीज़, जो आइस के पार्टिकल छोटे हैं और फिर हमने कुछ लिक्विड डाला जिसको आप पी सकते हो, अब ये फिल हो गया। अगेन अब इसको आप सक कीजिए माउथ के द्वारा, तो आप देखोगे अभी आप काफ़ी प्रेशर लगाए फिर भी इसमें काफ़ी मात्रा में आपको जो दिख रहा है कि वो लिक्विड को रिटेन कर रखा है। ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलाइडल प्रॉपर्टी। जैसे फाइनल पार्टिकल हुए आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा था और वो जो बड़े आइस थे उसमें कम था। तो ये ऐसे हैपन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टी। जैसे हम फाइनल पार्टिकल हो जाएगी सॉइल मैट्रिक्स में तो वो क्या होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम मैट्रिक पोटेंशियल। अब दूसरी बात करता है कैपिलरी कैपिलरी पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है? द एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड बाय सॉइल इज डिफाइंड एज ए टर्म एज ए कैपिलरी पोटेंशियल। आपको बता दें सॉइल में वाटर जो है दो फोर्स आपका पहला होता है, आपने सुना होगा, एडिशन और कोहेशन। ये दो फोर्स हैं। इन फोर्सों के द्वारा क्या है, जो वाटर है आपका सॉइल में रिटेन कर लिया जाता है। तो आपको एडिशन तो पता होगा, जब दो नॉट नॉट सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड करते हैं, जैसे सॉइल का पार्टिकल वाटर से बाइंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडिशन। और कोहेशन मीन्स जब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में H2O अगर ये बाइंड करता है एक दूसरे से, इसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इस दोनों बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस आप देखोगे जो वाटर है वो कैपिलरी राइज करता है। कैसे? जैसे आप कभी भी देखना कि सॉइल को हम जब काफ़ी फाइनर होता है तो उसमें कैपिलरी ट्यूब फॉर्म होती है, मीन्स पतली सी एक ट्यूब फॉर्मेशन होता है। और वो ट्यूब जो होता है बिकॉज ऑफ द रेडियस जैसा फाइनर होगा उसकी वाटर को अपलिफ्ट करने की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका सीपेज। सीपेज क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द चैनल इज कॉल्ड सीपेज। आप जब जैसे देखते होंगे, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक कैनाल है, कैनाल से पानी जा रहा है तो आपका एक लेटरल देखोगे वाटर का मूवमेंट होता है। जो भी कैनाल एरिया है पास के एरिया सबमर्ज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है वो वाटर का थ्रू कैनाल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीपेज बोलते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी जो पॉइंट दिया है यही बात कह रहा है कि द वाटर लॉसेस फ्रॉम इरिगेशन चैनल और कैनाल इज मेनली ड्यू टू सीपेज। जो सीपेज की प्रॉब्लम है कैनाल एरिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देखोगे हरियाणा के मैक्सिमम एरिया जो सलाइन है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द सीपेज। जो कैनाल का वाटर है वो सीप कर जाता है, जिससे क्या है कि साल्ट जो होते हैं आपके वो राइज करने लगते हैं, ऊपर आने लगते हैं नीचे से, ठीक है। और साल्टी वाटर होता है आपका, जो कैनाल का जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, और वो जो क्या है कि फील्ड में आ जाता है, जिससे कि आपका सलाइन कंडीशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है अबाउट द पर्कुलेशन। पर्कुलेशन क्या है? इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड और नियरली सैचुरेटेड सॉइल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। आप जब देखोगे जैसे सॉइल में क्या है कि आपको क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं। एक तो
मैक्रोपोर्स होता है और एक होता है माइक्रोपोर्स। तो जब आपकी सॉइल दोनों माइक्रोपोर्स, ये भी और माइक्रोपोर्स, ये दोनों क्या हो, फिल्ड हो वाटर के द्वारा, मीन्स एयर ना हो उसमें, 100% सेचुरेट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखोगे कि थ्रू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स गवर्न होता है, और जो ये जो सॉइल है मान लीजिए सैचुरेटेड है, तो ये वाटर का मूवमेंट नीचे की तरफ होने लगता है। ठीक है, मीन्स जब सैचुरेट कंडीशन हो जाती है सॉइल की, आफ्टर दैट जब ग्रेविटी थ्रू द हेल्प बाय द ग्रेविटी वाटर नीचे की तरफ मूव करने लगता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परकोलेशन बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है अबाउट द इन्फिल्ट्रेशन। आपका क्या करो, देखो द एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, और ये अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है। आप जब भी देखोगे कि आप कोई ये मान लीजिए आपका फील्ड है, आप जब इसमें वाटर अप्लाई करते हो तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट स्टेप जब वाटर क्या है इंटर करता है सॉइल के अंदर, इन्फिल्ट्रेशन। सो फर्स्ट स्टेज एंट्री ऑफ द वाटर जो होती है, जैसे ही पानी, अनसैचुरेटेड सॉइल है, आप उसमें पानी डालोगे देखो सोक सक कर लेता है, तो वो उस एंट्री पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद है लीचिंग। लीचिंग क्या है, ये एक तरह से जब वाटर परकोलेट करती है, देखोगे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्रॉप है, तो रूट जोन जो ये जो होता है आपका रूट जोन है, इस रूट जोन में आपका साल्ट भी होगा और न्यूट्रिएंट भी होगा। ठीक है, अब सपोज आपकी ये एरिया आपने सैचुरेट कर दिया बाय वाटर, या जैसे मान लीजिए एक्सेस वाटर हो गया बिकॉज ऑफ द सीपेज थ्रू साइड ऑफ द कैनाल, तो क्या होता है कि परकुलेशन हो रहा है। अगर परकुलेशन विथ, अगर हम बात करेंगे साल्ट और न्यूट्रिएंट, अगर जैसे परकुलेशन के साथ न्यूट्रिएंट और हम साल्ट की जब बात करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग। मीन्स लीचिंग जब बोलेंगे, जब हम न्यूट्रिएंट और साल्ट दोनों को कंसिडर करेंगे अलोंग विद द परकुलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। और आप देखते होंगे जब जैसे आपकी सलाइन सॉइल है, तो सलाइन सॉइल में क्या रिकमेंड किया जाता है ना, कि लीचिंग कर दिया जाए साल्ट का बाय द यूज ऑफ द एक्सेस वाटर, पॉन्डिंग ऑफ द वाटर। आप अगर आपका सलाइन एरिया है मान लीजिए, तो सलाइन एरिया अगर है, तो आप जब उसमें एक्सेस वाटर को पॉन्डिंग करेंगे काफ़ी देर में, तो क्या होता है, लीच आउट होता है, जो साल्ट होता है वो लीच हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, और थ्रू किसी आप जैसे देखोगे कि ड्रेनेज के द्वारा उसको फिर वहाँ से हटा के कहीं और हम हटा देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद जो टर्म है वो है सैचुरेशन कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो सैचुरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि मीन्स व्हेन द ऑल सॉइल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एट टेंशन ऑफ जीरो बास, इस टर्म जैसे सैचुरेशन कैपेसिटी। जैसे आपको मैंने बोला कि सॉइल में दो तरह के पोर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ये दो पोर होते हैं। तो सपोज ये सॉइल है आपकी, मान लीजिए ये पूरी तरह से फिल्ड है वाटर से, इसके सब पोर्स फिल्ड हो चुके हैं, तो उस कैपेसिटी को सैचुरेशन कैपेसिटी बोलेंगे जब आपका जो एनर्जी स्टेट है वाटर का, मीन्स वो जीरो हो जाए बार। मीन्स एट दैट स्टेट वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, 100% सैचुरेट हो जाएगा। उस कहते हैं ना कि वाटर की मैक्सिमम जो क्या होती है एनर्जी लेवल क्या है, आपको जीरो बोलते हैं ना, वो कब होगा, जब आपकी 100% सैचुरेट हो जाएगी, उस टाइम पे आपका वाटर का कोई मूव नहीं करेगा। तो उस जब ये बार अटेन हो जाए, ये एनर्जी लेवल अटेन हो जाए जीरो, तो उसको बोलते हैं एट दिस एनर्जी लेवल, जब आपके पूरे माइक्रो और माइक्रो पोर्स फिल्ड हो जाएं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। एंड और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यही है मैक्सिमम। सपोज आप ग्रेविटी को, जो आपका ग्रेविटी को फोर्स को हटा दो, क्योंकि जब आप, मैंने बोला कि जब आपका 100% सेचुरेट रहेगी सॉइल, तो ग्रेविटी वर्क करने लगती है। सपोज ग्रेविटी को हटा दो, नील कर दो, नलीफाई कर दो, तो ये जो उस टाइम पे जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी 100% बोल मीन्स पूरे फोर्स जो है मैक्रो और माइक्रो फील्ड हो जाए, उसको आप कह सकते हो कि वो जो होती है मैक्सिमम
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की। अब जो बात कर रहा है वो है फील्ड कैपेसिटी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि फील्ड कैपेसिटी क्या है। तो जैसे आप कोई फील्ड है मान लीजिए, आप उसमें इरिगेशन अप्लाई करते हो, तो आफ्टर 2 to 3 days जब आपका वाटर जो मैक्रोपोर्स है आपका, उसमें से हट जाए, इम्पटी हो जाए, और ओनली माइक्रोपोर्स में जो है वाटर रिटेन करे बाई ग्रेविटी के द्वारा। आप देख लो यही बात यहाँ भी कर रहा है। द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ इरिगेशन एंड आफ्टर ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर हैज बिकम वेरी स्लो एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हैज बिकम रिलेटिवली स्टेबल। तो फील्ड कैपेसिटी पे क्या होता है कि मॉइस्चर आपका होता है स्टेबल हो जाता है जब आपके माइक्रोपोर से वाटर ड्रेन आउट होगा, निकल जाएगा थ्रू ग्रेविटी के द्वारा। ग्रेविटेशनल वाटर जो बोलते हैं उसको, जो पुल करता है, तो उस स्टेट पर जब आपका मॉइस्चर कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो ये कह सकते हो कि मॉइस्चर विच आर हेल्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। और ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट में भी यही बात बोल रहा है, द एट फील्ड कैपेसिटी द लार्जर पोल्स जो है फिल्ड विद द एयर एंड द माइक्रो पोर्स जो होते हैं वो फिल्ड विद द वाटर। तो मैंने बोला था कि मैक्रो पोर्स जो होंगे आपका वो एयर के द्वारा फिल्ड रहेगा, और जो माइक्रो पोर्स होंगे वो आपका वाटर के द्वारा फिल्ड रहेगा। और इसको बोलते हैं, इसको कंसिडर किया जाता है अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। मीन्स ये कह सकते हो कि ये मोस्ट अपर लिमिट है, मीन्स 100% कह सकते हो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, जो कहते हैं ना सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। तो इस जब फील्ड कैपेसिटी होती है तो उस टाइम पर 100% होता है, हम कंसिडर करते हैं सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। और इसका टेंशन क्या होगा फील्ड कैपेसिटी का, आप देखोगे -0.1 टू -0.33 एटमॉस्फेयर। एंड इसको जो कैसे डिटरमाइन करोगे, एक आपको बताना, प्रेशर प्लेट apparatus जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा आप फील्ड कैपेसिटी अगर डिटरमाइन करना चाहते हो तो आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब उसके बाद जो टर्म है वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसकी बात कर रहा है। द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट किसने प्रपोज किया, आप देखोगे ब्रीज एंड सैंड्स ने 1912 में इसको कंसेप्ट को प्रपोज किया। और जो इंडिकेटर प्लांट है जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं वो है आपका बेस्ट एग्जांपल सनफ्लावर एज ए इंडिकेटर फॉर द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को एस्टिमेट करने के लिए। और है क्या एक कंडीशन, आप देखोगे द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एट विच द प्लांट कैन बी नो लॉन्गर ऑब्टेन्ड इनफ मॉइस्चर टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड रिमेन विल्टेड अनलेस वाटर इज एडेड टू द सॉइल। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट की जो ईटी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं, इवापो ट्रांसपायरेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट नहीं कर पाता, सॉइल में उतनी मॉइस्चर नहीं रहती। तो उस कंडीशन में क्या सॉइल का प्लांट क्या है, विल्ट कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर यूं आप वाटर सप्लाई करोगे तो अगेन वो टर्जिट कंडीशन में आ जाएगा, वो फिर से अपना शेप रिटेन कर लेगा। तो ये कंडीशन जो होती है सॉइल की वो क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, लोअर लिमिट कह सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। जैसे हमने फील्ड कैपेसिटी को अपर लिमिट मानते हैं क्योंकि उस पर 100% वाटर अवेलेबल मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है, तो जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है इसको सबसे लोअर लिमिट बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या याद रखिएगा कि आल्दो द प्लांट डाई नहीं होता, नॉट डेड, बट दे आर नाउ इन परमानेंटली विल्टेड कंडीशन में वो रहेगा, और डाई इफ वाटर इज नॉट एडेड। लेकिन अगर काफ़ी लंबे टाइम तक आप वाटर को नहीं ऐड करोगे तो प्लांट डाई कर जाएगा। और सॉइल मॉइस्चर, इसका जो टेंशन आप कह सकते हो कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का है -15 बार और 1.5 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो। तो ये था अबाउट द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद बात कर रहा है विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग कोफिशिएंट क्या है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद के बारे में, तो यही बात कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट द परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ए विल्टिंग कोफिशिएंट। और ये भी कह सकते हो कि क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट भी बोलते हैं। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसको आप बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट भी। ठीक है, अब जो बात कर रहा है अवेलेबल वाटर, कभी कभी आपको बताया जाता है कि अवेलेबल वाटर किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको अपर लिमिट बता दिया और लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सा था आपका, फील्ड कैपेसिटी, और लोअर लिमिट क्या कौन सा था आपका, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आप देखोगे जो अपर लिमिट का जो टेंशन कितना है
आपको मैंने बताया था 0.3 माइनस 0.3 बार, और जो लोअर लिमिट है उसका जो टेंशन कितना है आपका -15 बार। तो इस बीच में जो आपका वाटर होगा फ्रॉम इस टेंशन से और इस टेंशन के बीच में जो ये वाटर होगा, इस बीच में टेंशन, इस वाले बीच के टेंशन वाले वाटर को क्या बोलेंगे हम? अवेलेबल वाटर बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इस कंसेप्ट को, जो अवेलेबल वाटर है कौन किसने दिया था? वेमर एंड एंड्रिक्सन ने दिया था 1981 में। और इट इज़ द मॉइस्चर अवेलेबल फॉर मैक्सिमम प्लांट यूज। इसी रेंज में जो है आपका जो फ्रॉम दिस टेंशन टू दिस इन बिटवीन दैट जो टेंशन पे वाटर होता है उस वाटर को प्लांट क्या है मैक्सिमली यूज करता है। और इट इज़ द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मैंने जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया सेम चीज़ वही बोल रहा है कि आपका जो कैपिलरी, इसको कैपिलरी वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कैपिलरी सॉइल में हमेशा याद रखिएगा कैपिलरी ट्यूब फॉर्म हो जाती है, और उसी कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म होने की वजह से वाटर क्या होता है राइज करता रहता है हमेशा ऊपर की तरफ, फ्रॉम लोअर लेयर ऑफ द सॉइल से अपर लेयर की तरफ ये बढ़ता है। फिर यहाँ पर मान लीजिए आपका रूट जोन है, तो यहाँ से ये फिर रूट जोन से वाटर को यूज करता है, फिर ये प्लांट क्या होता है ट्रांसफायर कर देता है। ठीक है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एंड थ्रू कैपिलरी ये पानी ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। और जो वाटर किस टेंशन के बीच में होगा? -0.32 -15 बार के बीच में जो वाटर होता है उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। इसमें क्या है? द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द प्लांट विल्टिंग इज कंप्लीट विच एंड द प्लांट डाई इज कॉल्ड अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। और जो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है द मॉइस्चर टेंशन इस पे क्या होगा आपका -60 बार। जैसे मैंने बोला ना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट चली गई, तो आपने अगर अगेन वाटर नहीं सप्लाई किया तो अगेन क्या होता है आपका टेंशन और भी बढ़ता जाएगा, और आप देखोगे -60 बार तक जब चला जाता है तो उस स्टेट पे क्या है प्लांट को आप पानी दोगे तब भी वो जीवित नहीं रहेगा, दैट विल कंप्लीटली डाई। तो ये थे डिफरेंट जो टर्म्स मैंने यहाँ पर थे, मैंने इसको ट्राई किया कि अपनी लेवल पर एक्सप्लेन कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा। और इसको लाइक करना, अपना फीडबैक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।